जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई विद गुरु चेला के इस नए एपिसोड में। तो देखिए, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आइए सबसे पहले पेपर के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। ड्यूरेशन की बात जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में करी कि 2.5 घंटे आप लोगों को मिलते हैं आंसर राइटिंग के लिए। और बात करें मैक्सिमम मार्क्स की तो 60 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। पेपर जो है दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट पहला है सब्जेक्टिव, ये एग्जाम स्टार्ट के टाइम मिलेगा और आंसर बुक के साथ मिलेगा। पहले 1.5 घंटे में ये आप लोगों को करना है और जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 9 है जो कि 30 मार्क्स के हैं। वहीं बात करें सेकंड पार्ट की जो कि ऑब्जेक्टिव है, ये लास्ट के 1 घंटे में मिलेगा जिसमें 30 एमसीक्यूज होंगे जो कि आपको 30 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके का ये पैटर्न रहा है 2021 और 2022 के पेपर में। तो इस तरीके का फॉर्मेट है जो बिल्कुल डिफरेंट है 2023 से लेकर 2025 तक के पेपर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर एक बात तो बिल्कुल सिंपल है कि 0 से लेकर 1:30 तक पार्ट 1 करना है और फिर 1:30 से लेकर 2:30 तक आप लोगों को पार्ट 2 करना है। तो दोनों पार्ट्स के आंसर्स सेम आंसर बुक में लिखने हैं। पार्ट 1 पहले कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद आप लोगों को सेकंड पार्ट मिलेगा जो कि सेम आंसर बुक में ही आप लोगों को करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जो आपका रोल नंबर है वो आपको लिखना मैंडेटरी है। और अगर हम बात करें पार्ट 1 की जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 उसमें 3 सेक्शंस हैं। सॉरी, पार्ट 2 को हम इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की जिसमें 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए है फिजिक्स जहां पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल 10 मार्क्स के। वहीं सेक्शन बी है केमिस्ट्री जहां पर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है, टोटल 10 मार्क्स के। एंड वहीं सेक्शन सी है बायोलॉजी सेक्शन जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 10 मार्क्स के। तो देखिए, हर सेक्शन में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें करंट पेपर्स की तो उनमें फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। सब एक मिक्स्ड फॉर्म में है, मोर चॉइसेस हैं, लेकिन 2021 प्रैक्टिस से डिफरेंट अप्रोच आप लोगों को समझ आने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए फिजिक्स का। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि हीटिंग एलिमेंट्स में एलॉय क्यों, प्योर मेटल क्यों नहीं। तो समझिए कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी क्या नीड होती है। पहली नीड की बात करें तो हाई रेसिस्टेंस चाहिए होता है ज्यादा हीट बनाने के लिए। दूसरा बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, नहीं होगा तो एलिमेंट जो है जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग लाइफ के लिए होना चाहिए। समझ आया? अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में यस आप जो है ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलॉय वर्सेस प्योर मेटल्स की। तो देखिए, अगर बात करें रेसिस्टिविटी की तो एलॉय की बहुत हाई होती है और प्योर मेटल की लो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाई रेसिस्टेंस मतलब ज्यादा हीट। और फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद होगा, H इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी, यानी कि ज्यादा R का मतलब है ज्यादा हीट। वहीं अब हम दूसरी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो एलॉय लगभग 1000 से 1400 डिग्री तक विदस्टैंड कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें प्योर मेटल की तो प्योर मेटल वो है जो जल्दी मेल्ट हो सकता है। बात करें ऑक्सीडेशन की तो ऑक्सीडेशन को देखिए, जो एलॉय होता है वो इजीली रस्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हम प्योर मेटल की बात करें
तो ये कॉरोड हो सकता है। एग्जाम्पल की आइए हेल्प लेते हैं। तो देखिए, सबसे कॉमन एलॉय है नाइक्रोम, जिसमें आई थिंक 80% जो है निकल होता है और 20% क्रोमियम। इसका मतलब कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 1400 डिग्री होता। तो रेसिस्टिविटी की बात करूं तो बहुत हाई होती है और ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस एक्सीलेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है और आयरन कॉइल्स हैं वो एलॉय से बनते हैं। क्यों? क्योंकि एलॉयज की जो रेसिस्टिविटी होती है वो प्योर मेटल से बहुत ज्यादा होती है। मतलब जब करंट फ्लो होता है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। वहीं दूसरी बात करें तो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है और ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता। डेट्स वाई इनकी लाइफ लॉन्ग होती है। और तीसरी बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलॉयज का रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होता। तो बात करें तो ये जो है कंसिस्टेंट हीटिंग इनको मिलती है। तो याद रखिए, सिर्फ हाई रेसिस्टिविटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखना इनफ नहीं है इस 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। रीजन भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए एंड ये जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर बताना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम बात करें शेप और स्ट्रक्चर के बेसिस पर, तो कन्वेक्स मिरर जैसे कि हम जानते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्ग होता है। जैसे स्पून की बैक साइड हम देख सकते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। वहीं बात करें कनकेव मिरर की, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ कर्व होता है। जैसे स्पून के इनसाइड हम बात कर सकते हैं, इसको जो है हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो पहला डिफरेंस आप शेप और स्ट्रक्चर के बेसिस पर लिख सकते हैं। वहीं दूसरा डिफरेंस आप फोकस और फोकल लेंथ के बेसिस पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कन्वेक्स में, तो कन्वेक्स में फोकस जो है वो वर्चुअल होता है, मिरर के पीछे होता है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। रियल फोकस जो है वो नहीं बन सकता है यहाँ पर। और अगर हम कनकेव की बात करें तो कनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो रियल होता है, मिरर के सामने होता है, ठीक। और फोकल लेंथ की बात करें तो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, लाइट को एक पॉइंट से फोकस कर सकता है। तो ये इसका दूसरा डिफरेंस है। बात करते हैं तीसरा डिफरेंस, तो वो इमेज के बेसिस पर हो सकता है। जैसे इमेज की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमेशा ये वर्चुअल और हमेशा इरेक्ट और हमेशा बहुत ज्यादा छोटी इमेज हमें देता है। मतलब ये जो है अपराइट रहेगी, मिरर के पीछे बनेगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो इमेज जो है वो रियल या वर्चुअल हो सकती है, इरेक्ट या इन्वर्टेड भी हो सकती है, मैग्नीफाइड होगी, डिमिनिश्ड या सेम साइज की भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस के रिस्पेक्ट में यहां पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथा डिफरेंस जो कि फील्ड ऑफ व्यू पर हो सकता है। कन्वेक्स की बात करें तो ये हमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, लार्जर एरिया हम जो है इजीली देख सकते हैं और ऑब्जेक्ट फर्दर लगते हैं। वहीं कनकेव की बात करें तो ये नैरो फील्ड ऑफ व्यू देता है, एक तरीके से लिमिटेड एरिया ही विजिबल हो पाता है। पांचवा डिफरेंस की बात करें तो कन्वेक्स जो है वो रियर व्यू मिरर्स में, सिक्योरिटी मिरर्स में, शॉप्स और एटीएम्स में, स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है। और कनकेव शेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर्स, डेंटिस्ट मिरर और जो सर्च लाइट हम यूज करते हैं या सोलर कुकर्स जो हम यूज करते हैं, उन तमाम चीजों में कनकेव मिरर जो है यूज होता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है 3 नंबर के क्वेश्चन में आप 3 से 4 डिफरेंसेस प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर
बाय ड्राइंग अ वेल लेबल्ड डायग्राम। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके और में भी एक क्वेश्चन और है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, ये जो है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक इक्विपमेंट है। रोटेशन प्रोड्यूस करता है, फैंस, मिक्सचर्स, टॉयज सब में यूज होता है ये इलेक्ट्रिक मोटर। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, इसका प्रिंसिपल ये है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पे फोर्स लगता है और फोर्स परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा, दोनों करंट और फील्ड के। मल्टीपल फोर्सेस कॉइल पे लगते हैं तो टॉर्क बनता है और रोटेशन भी होता है। वहीं हम बात करें कि यहां पर जो है फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो भी यहां पर यूज होता है। डायरेक्शन, अगर हम कहें कि डायरेक्शन कैसे पता करें, तो वहां पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लो, 3 फिंगर्स परपेंडिकुलर होंगी और जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो मिडल फिंगर है वो करंट होगा और जो थंब है वो फोर्स होगा। तो इसके बाद आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पार्ट्स पर बात करनी है। यहाँ पर अब वो पार्ट्स देखते हैं कि मोटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर पे वाउंड होती है। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं इसका डायग्राम बना सकते हैं। एंड बात करते हैं इसके वर्किंग पर। तो वर्किंग के तौर पे हम बात करें तो काफी प्रॉपर तरीके से ये काम करती है। तो इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है, ब्रशेस होते हैं, बैटरी होती है, एक्सल होता है, ये तमाम तरीके के फंक्शंस करते हैं और प्रॉपर तरीके से एक मोटर जो है काम कर पाती है। बात करें इसके अल्टरनेटिव में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो वो है व्हाट इज सोलिनोइड, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलिनोइड। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सोलिनोइड की। तो सोलिनोइड जो है एक सिलिंड्रिकल कॉइल होती है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट जैसा बनता है और इसके अंदर बात करें तो यूनिफॉर्म फील्ड होता है और बाहर की तरफ बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक पैटर्न होता है। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की तो वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके बारे में बात करें तो जनरेटर रूल जो है उसको आप लिख सकते हैं, थंब मोशन, 4 फिंगर आपका फील्ड और मिडल फिंगर आपका इंड्यूस्ड करंट जनरेटर में इसका यूज होता है। लेफ्ट हैंड मोटर के लिए और राइट हैंड जनरेटर के लिए, याद रखिएगा। ये तमाम चीजें आप ब्रॉडली पढ़ पाएंगे अपने 12th क्लास के फिजिक्स के पोर्शन में। तो यहां पर जो है फिजिक्स का सेक्शन जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है एलॉय के बेसिस पर जो कि 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 है मिरर के बेसिस पर है 3 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 3 5 नंबर का है जो कि मोटर के बेसिस पर है या और सोलिनॉइड और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पर बेस्ड है। तो अब चलते हैं केमिस्ट्री सेक्शन पर, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन डीकंपोजिशन रिएक्शन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ये चैप्टर 1 में से पूछा गया है, जहां पर एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है 2 या ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। जहां पर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो ए बी जो है वो 2 भागों में टूट जाएगा, ए प्लस बी। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है और 3 टाइप की होती है। यहां पर एनर्जी सोर्सेज के बेसिस पर अगर हम बात करें, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। थर्मल डीकंपोजिशन की बात करें तो यहां पर रिलेटेड है हीट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, जैसे पानी को इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ा जाता है। और फोटोलाइटिक फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि नाता रखता है लाइट से। जैसे सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो यहां पर जो है आप लोगों को इक्वेशन लिखनी है, कोई भी एक प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं, चाहे वो थर्मल डीकंपोजिशन की हो, जहां पर हम CaCO3 को जो है हीट पर CaO और CO2 में देख पाते हैं। जहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक के एग्जांपल लें तो जो H2O है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तौर पर देख पाते हैं। और वहीं फोटोलाइटिक
की अगर हम बात करें तो वहां पर जो AgCl है सनलाइट के प्रेजेंस में वो Ag और Cl2 के प्रेजेंस में हमें मिलता है, जहां पर व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे सिल्वर मेटल बन जाती है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। एक कंपाउंड जब दो या ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है तो उसी को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जहां पर बैलेंस्ड इक्वेशन आप लोगों को लिख लेनी है, जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है डीकंपोज होता है ऑन हीटिंग टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा इक्वेशन में कंडीशन जरूर लिखनी है आप लोगों को कि हीट है, सनलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये बिल्कुल भी आप लोगों को मिस नहीं करनी है। तो यहां पर आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है राइट कॉमन नेम एंड टू यूजेस ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2O। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से फॉर्मूला देखिए, Na2CO3 डॉट 10H2O ये जो है सोडियम कार्बोनेट है विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। सोडा क्रिस्टल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है, ये जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जहां पर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होते हैं और वाटर में ये सॉल्युबल होता है। ये जो है बेसिक नेचर का होता है। इसकी पीएच की बात करें तो कितनी होगी, अगर ये बेसिक नेचर का है आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो पहला यूज यही है कि इसको हम क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स में यूज होता है, डर्ट और ग्रीस रिमूव करता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करके। वहीं दूसरा हम यूज लिख सकते हैं कि इसका यूज होता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर ग्लास इंडस्ट्री में इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल के तौर पे ये यूज किया जाता है। सोडियम सिलिकेट बनाना यहां पर पॉसिबल हो पाता है। और तीसरा यूज कि सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका Na2CO3.10H2O का, और कह सकते हैं कि सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में इसका काफी ज्यादा अहम रोल होता है। क्लीनिंग एक्शंस ये जो है इंप्रूव करता है। और अगर हम चौथे यूजेस की बात करें तो वो हो सकता है वाटर सॉफ्टनिंग। परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी की, इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम को कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक होता है वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, एक होता है बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, और एक होता है कास्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो आप लोग इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है प्रॉपर तरीके से समझ आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे बताइए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज एटॉमिक साइज वरी इन अ पीरियड, एक्सप्लेन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। तो ये देखिए उस चैप्टर में से है जो चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में फिलहाल नहीं है, जिसको 2023, 2024 और 2025 में नहीं दिया गया है। तो देखिए फिर भी हम बात कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में विच आर द मेटल्स अमंग फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। अगर हम पहले 10 एलिमेंट्स की बात करें जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन होगा। तो जैसे कि हम पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, और हीलियम एक नोबल गैस, लिथियम जो है वो मेटल है, बेरिलियम भी एक मेटल है, बोरॉन मेटलॉइड है, कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, और नियोन एक नोबल गैस है। तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले कहा है कि ऐसे नाम बताएं जो दो मेटल्स हैं, तो लिथियम और बेरिलियम आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर कहा है कि 10 एलिमेंट्स के बारे में जैसे हमने अभी बात करी, तो जो पहले 10 एलिमेंट हमने अभी डिस्कस किए उनमें दो मेटल्स हैं, एक लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। दोनों पीरियड 2 में है, ग्रुप 1 और 2 में ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आप पे ये नहीं आता है तो इसके अथवा वाला प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन दे रखा है एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस दे रखा है एटॉमिक नंबर 15, बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल,
write electronic configurations of these two elements. Which of these will be more electronegative and why? तो देखिए हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइए कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या आती है, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 5 है। ठीक है, अगर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो जिसका सबसे छोटा साइज होगा, जो पीरियड 2 की अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास है। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। तो यहां पर जो है केमिस्ट्री का सेक्शन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डीकंपोजिशन रिएक्शन पर बेस्ड था 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 5 जो वॉशिंग सोडा पर 3 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड था 5 मार्क्स का। तो अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन पर जो कि बायोलॉजी का सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024-25 में भी काफी बार हमें इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। 2 मेन फंक्शन करता है ये। पहला स्पर्म प्रोडक्शन यानी कि स्पर्मेटोगोनोसिस जिसको कहते हैं। मेल गैमेट स्पर्मेटोजा प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है। टेस्टिस के अंदर लगभग मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं डेली बनते हैं, पबर्टी से शुरू होते हैं और एडल्ट लाइफ एंड थ्रू आउट हम बात कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन की बात करें तो वो है हार्मोन सिक्रेशन, जिसमें हम बात करते हैं कौन सा हार्मोन। जी यस, मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताइए। आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। जिस हार्मोन की हम बात कर रहे हैं वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये इसको प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स हार्मोन है ये। एंड लेडिंग सेल सिक्रेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, जहां पर वॉइस जो है वो डीपन होती है, फेशियल हेयर ग्रो होते हैं, बॉडी हेयर ग्रोथ, एंड इसी के साथ मसल्स का डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, बोन ग्रोथ देखने को मिलती है, स्पर्म प्रोडक्शन रेगुलेट भी ये करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। वहीं ये जो है 1 मार्क पर फंक्शन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग इसको कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन वेल लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो देखिए फ्लावर का जो पार्ट्स है वो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बनाने हैं, वेल लेबल डायग्राम बनाना है। बॉटम पे पेडिसल होता है, ठीक है, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, एंथर, फिलामेंट, तमाम चीजें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से वेल लेबल डायग्राम आप लोगों को बनाना है। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2024 के क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन देखने को मिला था। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ग्लूकोज की बात कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 जो कि ब्रेकडाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। उसके डिफरेंट पाथवे होते हैं ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, जहां पर पहला होता है एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होता है और साइटोप्लाज्म में शुरू ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। इक्वेशन आप लोग मेंशन कर सकते हैं। और हम बात करें प्रोडक्ट की तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, नॉन टॉक्सिक और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो हैं चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सब इसको यूज करते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के बिना होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। ये इक्वेशन आप लोगों को लिख देनी है, जहां पर ग्लूकोज जो है वो देता है लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी 2 ATP।
ये काफी ज्यादा विगोरस एक्सरसाइज के ड्यूरिंग होता है जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होती है। मसल सेल्स में ये होता है। प्रोडक्ट्स मिलते हैं लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी ओनली। ये एक तरीके का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है जहां पर लेस एनर्जी मिलती है, और लैक्टिक एसिड कॉजेज क्रैम्प्स और फटिग की भी हम बात करते हैं। तो ये जो है एक टेम्परेरी प्रोसेस है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन मसल्स सेल्स इंटेंस एक्सरसाइज में। तीसरा होता है फर्मेंटेशन, जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फर्मेंटेशन होता है, जहां पर साइटोप्लाज्म में ये देखने को मिलेगा। इक्वेशन आप डेफिनेटली लिख कर आइएगा। और जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो है इथेनॉल, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2 एटीपी। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। कंप्लीट जो 3 पाथवेज हैं इनको प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मेंशन करना है, जहां पर एरोबिक है, एनारोबिक है और तीसरा फर्मेंटेशन है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख पाएंगे। अगर आप पे ये नहीं हो पाता है तो इसके अल्टरनेटिव में क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो देखिए प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं जैसे ह्यूमंस के अंदर होते हैं। कुछ मेथड्स के द्वारा उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हम देख पाते हैं, जहां पर वैक्यूल्स जो हैं उसमें स्टोरेज होती है, डिफ्यूजन होता है थ्रू स्टोमेटा, और लीफ जो है वो नीचे झड़ जाती हैं। डेड सेल्स में सिक्रीशन होता है, गम्स, रेजिन्स, रूट्स, थ्रो। वहीं ऑटोट्रॉफिक वर्सेस हेटरोट्रॉफिक में डिफरेंस पूछा है। ऑटोट्रॉफिक होता है ऑन फूड मेक करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, जहां पर हम प्लांट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक, जो कि डिपेंड होते हैं दूसरों पर अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, और ये रेडीमेड फूड इनको चाहिए होता है, जिसमें एग्जांपल हम ह्यूमंस आएंगे, एनिमल्स और फंजाई। तो यहाँ पर जो है ये सेक्शन कंप्लीट होता है। और बात करें सेक्शन सी की, तो ये बायोलॉजी का 10 मार्क्स का है, जहां पर टेस्टिस बेस्ड, फ्लावर बेस्ड, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टोटल 9 क्वेश्चंस थे, 30 मार्क्स का ये पेपर रहा है, जिसमें ये पहला पार्ट है। और इसके बाद दूसरा पार्ट जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच। तो 2021 फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट था। 2 पार्ट सेपरेट हैं, सब्जेक्टिव फोकस्ड अप्रोच एंड इंटरनल चॉइसेस थे। डायग्राम इंपोर्टेंट है, इक्वेशंस को बैलेंस करना काफी इंपोर्टेंट है, और डेफिनेशंस काफी साइंटिफिक तरीके से आप लोगों को लिखनी है। एग्जाम्पल्स भी काफी ज्यादा मददगार हैं। तो 2021 में पार्ट 1, पार्ट 2 अलग 2.5 घंटे, सब्जेक्टिव में अलग एमसीक्यू। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि पार्ट 1 आपका 1.5 घंटे का था, और 1 घंटे का आप लोगों का सेकंड पार्ट था, जो कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड था, जिसको हम आने वाले वीडियो के माध्यम से जरूर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो करंट में जो है आप लोग देख पाते हैं, एक सिंगल पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, जिसमें काफी सारे चॉइसेस भी देखने को मिलती हैं। दोनों टाइप प्रैक्टिस करते रहिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। 2021 भी हमारा हो चुका है, 2020-19 का हम डेफिनेटली लाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए आप 2023, 2024, 2025 को भी आप जरूर कवर कीजिए। उनकी वीडियो लेक्चर्स हमने एक प्लेलिस्ट के तौर पे बना दिए हैं, जिनको आप आई बटन में चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, उनका लिंक हमने दिया हुआ है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारे साथ बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते टाइम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पार्ट। सो ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ दैट वी हैव द पीडीएफ, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये 2021 मार्च अप्रैल सीरीज का 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को बता दूं कि 2021 और 2022 में सेम क्वेश्चन पेपर्स पर आप लोगों के एग्जामिनेशंस जो है कंडक्ट कराए गए थे। और देखिए, अगर मैं कुछ ज्यादा ही समझ पा रहा हूं तो एक दिक्कत आती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। लेकिन आप लोग जो हैं चिंता ना करें, डोंट वरी अबाउट दैट।
क्योंकि आज हर एक क्वेश्चन इतने सिंपल तरीके से समझाने का मैं प्रयास करने वाला हूं कि आपको क्रिस्टल क्लियर सभी चीजें हो जाएं। तो मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग नोटबुक जो है तैयार रखिए, पेन को हाथ में पकड़ लीजिए और हाँ, चलिए शुरू करते हैं हर एक सेक्शन को समझना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पार्ट 2 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो देखिए हम सेक्शन ए पर पहुंच चुके हैं। सेक्शन ए की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। 1 मार्क के सभी क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं। तो देखिए क्वेश्चन हम प्रॉपर तरीके से पढ़ लिए हैं, बेहतर तरीके से समझ में भी आ चुका है कि यहां पर जो है ये क्वेश्चन स्फेरिकल मिरर पर बेस्ड है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है F इजिकल टू R/2, मतलब जो फोकल लेंथ होती है वो बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2K। तो यहां पर देख सकते हैं हमारे पास R गिवन है जो कि है 20 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन की बात करें तो F बराबर आ जाएगा 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो जब भी स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन आए याद रखिए फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम बात करें तो गाड़ी के जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें कनकेव मिरर का यूज होता है, उसका भी यही कंसेप्ट यूज होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है The change in focal length of an eye lens is caused by the action of the dash pupil, ciliary muscles, retina या फिर iris। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बी यानी कि सिलिरी मसल्स। अब समझते हैं कि कैसे। देखिए हमारी जो आंखें होती हैं उसमें डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट काम करते हैं। जैसे हम बात करें प्यूपिल की तो लाइट कितना एंटर होगी या ये जो है इसको कंट्रोल करती है, जैसे कि हम बात करते हैं कैमरा के अपर्चर की। दूसरा होता है आइरिस जो प्यूपिल को कॉन्टैक्ट और एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। वहीं रेटिना जो है वो स्क्रीन है जहां इमेज बनती है और सिलियरी मसल्स ये लेंस को एडजस्ट करने में मदद करती है। तो जब आप दूर की चीजें देखते हैं तो जो आप लोगों की सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और लेंस जो है वो थिन हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें पास की चीजें जब आप देखते हैं तो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और लेंस जो है वो थिक बन जाता है। तो यही है एकोमोडेशन, जो कि हम कहते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। तो इसलिए आंसर होगा बी यानी कि सिलियरी मसल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डैश। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर गैस कर पा रहे हैं। आप प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना आंसर जो है ड्रॉप कर सकते हैं। मैं काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स को जो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेरा डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन को देखते ही अपना आंसर जो है ड्रॉप करने वाले हैं। तो देखिए ऑप्शंस हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्पेक्ट्रम और डी ऑप्शन है स्कैटरिंग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि डिस्पर्जन। याद रखिए जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वह विवग्योर यानी कि 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और ये प्रोसेस होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम वो रिजल्ट है 7 कलर्स के बैंड जो हमें प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें रेनबो की, रेनबो जो है ये डिस्पर्जन का एक नेचुरल एग्जाम्पल है जहां पर रेन ड्रॉप्स जो हैं वो एक्ट करती हैं एक प्रिज्म की तरह। याद रखिएगा डिस्पर्जन बराबर होता है स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रम बराबर होता है रिजल्ट, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट दैट्स कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डैश। ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड है। तो ऑप्शंस हैं ओम, एम्पियर, कॉलम और वोल्ट। तो देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं यूनिट्स का कंफ्यूजन आप लोगों में काफी रहता है, जो आपको क्लियर करते हुए चलना है कि चार्ज की यूनिट होती है कॉलम जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं
और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता है रेसिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम। और पोटेंशियल की बात करें तो उसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो देखिए यहां पर आप लोग जो हैं करेक्ट आंसर आप लोग गैस कर सकते हैं। इवन मैंने आप लोगों को बताया कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए आप लोगों को एक चीज बताता हूं, एक कॉलम बराबर होता है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। बहुत ज्यादा है। मोबाइल फोन बैटरी में रफली 10,000 कॉलम्स चार्ज जो है स्टोर होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोमास एनर्जी सोर्स। ऑप्शंस आर कोल, गोबर गैस, वुड और न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज न्यूक्लियर एनर्जी। कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए जो बायोमास होता है उसका मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उससे आया हो, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और या फिर उनका वेस्ट। ठीक है। और कोल की बात करें तो ये डेड प्लांट से बनता है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। अगर हम गोबर गैस की बात करें तो ये एनिमल वेस्ट से मिलता है। और वुड की बात करें जो कि हमें लकड़ी से हमें पेड़ से मिलता है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमें यूरेनियम और प्लूटोनियम ये एटम से आता है, बायोमास से नहीं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो कोल को कुछ लोग जो हैं बायोमास नहीं मानते क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना होता है, लेकिन एग्जाम में जनरली बायोमास माना जाता है, याद रखिएगा। तो न्यूक्लियर इज डेफिनेटली नॉट बायोमास। आया समझ? तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल। आयरन, जिंक, सिलिकॉन या कॉपर। तो सही आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज जो सोलर सेल्स होती हैं उसमें सिलिकॉन यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होते हैं। जब सनलाइट सिलिकॉन पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। याद रखिए इंडिया में रूफटॉप सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सब जो हैं वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। याद रखिएगा S फॉर सोलर सेल एंड S फॉर सिलिकॉन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच गैस इज प्रेजेंट इन बायोगैस। बायोगैस में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बोथ ए एंड बी। तो देखिए मीथेन भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है। एक्चुअली बायोगैस के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, उसमें लगभग 50 से 70% मेन कंपोनेंट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसका 30 से 40%। और हाइड्रोजन की बात करें तो कुछ छोटे से अमाउंट में होती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो ये ट्रेस होती है। तो टेक्निकली बात करें तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट सही आंसर है। लेकिन याद रखिएगा अगर सिर्फ मैं कंपोनेंट पूछूं तो आप लोग जो है मीथेन को टिक करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका यूज कहां होता है तो विलेजेस में, गांव में कुकिंग के लिए इसका यूज होता है। गोबर से गैस बनाते हैं जो कि काफी ज्यादा इको फ्रेंडली होती है और रिन्यूएबल होती है। तो याद रखिएगा मीथेन जो है एक इनफ्लेमेबल गैस भी है, इसलिए ये जलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी आप लोगों के डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जितने भी डाउट्स होंगे मैं वहां पर रिप्लाई करते हुए सभी डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, विच एनर्जी इज possessed by flowing water। ऑप्शंस आर पोटेंशियल, काइनेटिक, न्यूक्लियर या हीट। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो है एनर्जी ड्यू टू मोशन है और पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है, यानी कि मोशन में है। तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर पानी डैम में स्टोर्ड है
यानी कि मूव नहीं कर पा रहा है, फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आप लोगों ने ये चीजें क्लास 9th में क्लियर कर ली होंगी। तो देखिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसमें पहले पोटेंशियल यानी कि हाइट पे अगर हम बात करें, फिर काइनेटिक अगर हम गिरते वक्त बात कर रहे हैं तो, और फिर इलेक्ट्रिकल। तो एनर्जी कन्वर्जन होता है पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आया समझ? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? टिहरी डैम की अगर हम बात करें तो ये भागीरथी रिवर है, गंगा की ट्रिब्यूटरी, वहां पर ये बना हुआ है। तो ये जो है उत्तराखंड में है और इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम है, लगभग 260 मीटर्स का। ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया में है, इसलिए बहुत कंट्रोवर्सी थी कंस्ट्रक्शन के टाइम। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और इरिगेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, द गंगा क्लीनिनेस स्कीम वाज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर? जो गंगा की साफ सफाई की योजना थी वो किस साल में प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, गंगा सफाई योजना की अगर हम बात करें तो वो ऑप्शंस के साथ अगर हम बात करें तो 1980, 1985, 2005 एंड 2016 ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। अगर हम बात करें गंगा एक्शन प्लान की तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 1985 में इसको लॉन्च किया था, जिसका यही मोटिव था, यही पर्पस था कि गंगा रिवर को पॉल्यूशन फ्री बनाना, इवन पॉल्यूशन से बचाना। लेकिन उसके बाद 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम आया, रिन्यूड एफर्ट था ये। और याद रखिएगा 1985 जो है वो फर्स्ट गंगा क्लीनिंग इनिशिएटिव था। तो फिजिक्स का सेक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर इजी था तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ और देखते हैं केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो है आप लोगों का टाइप ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड है। आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, Fe2O3 plus 2Al which gives Al2O3 plus 2Fe। ये किस टाइप की रिएक्शन है आपको पहचाननी है। कंबिनेशन रिएक्शन है या डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके इसका जवाब दें। ध्यानपूर्वक रिएक्शन को देखें और बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी, आप बिल्कुल ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम है उसने आयरन को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। Al अगर हम बात करें उसने जो है Fe की जगह ले ली है, आप देख पा रहे हैं। और अगर हम इसको बात करें तो ये जो है रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने में यूज होता है। याद रखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की मैं एक आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप याद रख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? A प्लस बी विच गिव्स ए बी, और डीकंपोजिशन में ए बी विच गिव्स ए प्लस बी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में A प्लस बी सी विच गिव्स ए सी प्लस बी। तो यही है, आप देख पा रहे हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए बी प्लस सी डी विच गिव्स ए डी प्लस सी बी। तो ये एक जनरल ट्रिक है जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि किस तरीके की रिएक्शन पूछी गई है। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इज एन डैश रिएक्शंस। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? तो देखिए रेस्पिरेशन में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होता है प्लस CO2, ठीक है, जो कि हमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होता है जो हमें देता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी जो है वो रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, तो इसलिए हमारा जो बॉडी है वो वार्म रहता है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना। याद रखिएगा रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो है वो निकल रही है बाहर। ये जो है कंट्रोल्ड कंबंशन है बॉडी में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो देखिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में हम लोग जो है सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, जिसको हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि हमको पता है। और ये जो है सोप के साथ रिएक्ट नहीं करते। सोडियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट बना देता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिएक्शन भी मेंशन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका यूज देखें तो लॉन्ड्री में यूज होता है, क्लीनिंग में यूज होता है, जिसका कमर्शियल नेम क्या है, वॉशिंग सोडा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल, आप लोग बिना ऑप्शंस के इसका सही आंसर बता सकते हैं, मरकरी यानी कि Hg। मरकरी जो है वो काफी यूनिक मेटल है। कहा जा सकता है कि मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट जो है -39 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज्यादा लो होता है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पे ये लिक्विड रहता है। यूजेस की बात करें तो थर्मामीटर्स, बैरोमीटर्स या बैरोमीटर्स में इसका यूज देखने को मिलता है। थर्मोमीटर्स में तो फिलहाल के टाइम पे ये बैन कर चुके हैं काफी जगह, आप लोग पढ़े भी होंगे। याद रखिए, मरकरी जो है टॉक्सिक है, ठीक है। वेपर्स डेंजरस होते हैं इसके, तो इसलिए इसको केयर के साथ हैंडल करना होता है। और केवल मरकरी ही एक ऐसा है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर अमंग मेटल्स, ठीक है। और गैलीलियम भी है जो कि रूम टेम्परेचर के पास मेल्ट हो जाता है, लगभग 29.76 डिग्री माइनस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। हमें पता है एटॉमिक नंबर 12 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपकी एम शेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं 282। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, बॉन्ड which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है कि जब एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे H2 की हम बात करते हैं, O2 की हम बात करते हैं, CH2 की बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं। और इसी के अपोजिट में है आयोनिक बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है, जैसे हम बात कर सकते हैं NaCl की। तो याद रखिएगा, जहां भी शेयर की बात हो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने की बात हो वहां पर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केमिकल फॉर्मूला प्रोपेन इज C2H6, C3H8, C5H12 या C4H10। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये जो है एल्केन सीरीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, जिसमें मिथेन होता है CH2, इथेन होता है C2, ठीक है, जहां पर कार्बन की संख्या 2 होती है। प्रोपेन होता है जहां पर 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन होता है जहां पर 4 कार्बन होते हैं, और पेंटेन होता है जहां पर 5 कार्बन होते हैं। तो यहां पर पूछा है प्रोपेन, प्रोप का मतलब क्या है, मतलब कार्बन कितने होने चाहिए, 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C3H8। तो ये जो है LPG सिलेंडर्स में यूज होता है कुकिंग गैस के तौर पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Compounds of carbon which are linked by only double bond between the carbon atoms are called dash। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा एल्कीन्स। जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उसको हम एल्कीन्स कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड की बात करें तो वो एल्कीन्स होते हैं, 2 कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ये एल्काइंस होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं जैसे इथीन, प्रोपीन। तो इनका यूज होता है प्लास्टिक्स बनाने में, पॉलीमर्स बनाने में, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर जो है केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है।
तो अगर इजी था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर कर जरूर बताएं। सब कुछ क्लियर हुआ है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की ओर, जो कि बायोलॉजी सेक्शन है। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, और इंटरेस्टिंग ही क्वेश्चन है। पूछा है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सभी की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप लोगों ने देखी है, जिसमें हम बात करते हैं एक रिएक्शन की, जहां पर हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है जो कि लाइट को ट्रैप कर पाए, सनलाइट चाहिए होता है जो कि एक एनर्जी का सोर्स है, CO2 जो कि एक रॉ मटेरियल है, और वाटर भी चाहिए होता है। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद खाना बनाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश आर वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो यहां पर जो है हार्ट से ब्लड ऑर्गन्स तक कौन ले जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो सिंपल सा आंसर है, आर्टरीज होती हैं वो। आर्टरीज जो हैं वो अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि दोनों ए से स्टार्ट हैं, याद रखिएगा। वेन्स की बात करें तो हार्ट को ले आते हैं। एक्सेप्शन ये है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, लेकिन डायरेक्शन से याद रखें, आर्टरीज ऑलवेज अवे फ्रॉम हार्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम टिश्यूज इन प्लांट्स? फूड, अमीनो एसिड्स, वाटर, ऑक्सीजन। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा वाटर। प्लांट टिश्यूज में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर प्लस मिनरल्स रूट से लीव्स तक ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम वो फूड को लीव से अदर पार्ट्स ले जाने का काम करता है। याद रखिएगा, जाइलम XYLEM, X फॉर वाटर क्रॉसिंग। ठीक है। तो और फ्लोएम में बात करें तो लिविंग सेल्स यानी कि सीव ट्यूब्स की हम बात करते हैं, और जाइलम में डेड सेल्स होते हैं जिसमें हम वेसल्स की बात करते हैं। क्लियर है? क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द डैश। तो देखिए जो बैकबोन होता है उस बैकबोन को क्या प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड। जी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 33 वर्टिब्रे का बना होता है, और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर सेफ होता है लाइक आर्मर। ब्रेन से सिग्नल्स बॉडी तक स्पाइनल कॉर्ड से पास होते हैं, और इंजरी बहुत डेंजरस है, पैरालिसिस हो सकता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। मसल सेल्स हैव स्पेशल डैश दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट्स इन द सेल। तो देखिए मसल सेल्स में क्या स्पेशल होता है जो शेप चेंज करता है? उसमें होता है एक स्पेशल प्रोटीन्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स ये स्लाइड करते हैं, इसलिए मसल्स मूव कर पाती हैं। तो यहां पर जो है मूवमेंट का बेसिस यही है, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यानी कि जिसमें हम एक्टिन और मायोसिन की बात करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following mode is involved in asexual reproduction in Spirogyra? स्पायरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा, या बडिंग के द्वारा। तो देखिए स्पायरोगायरा ये एक ग्रीन एल्गी होता है जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, और फ्रेगमेंटेशन में बॉडी जो है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है दो अलग अलग पार्ट्स में। हर पार्ट जो है एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, लाइक ब्रेकिंग चॉक, हर पीस सेपरेट हो जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है फ्रेगमेंटेशन। अदर मेथड्स की बात करें जैसे बाइनरी फिजन की, तो वो होता है अमेबा और बैक्टीरिया में। बडिंग की बात करें तो ये यीस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है, और मल्टीपल फिजन की बात करें जो कि प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना तरीका होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings?
तो देखिए ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वास डेफरेंस ऑप्शंस गिवन हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। वास डेफरेंस जो है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। और फीमेल पार्ट्स की बात करें ओवरी, तो ये जो है एग्स को प्रोड्यूस करती है। फैलोपियन ट्यूब जो है ये वही जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और यूट्रस वो है जहां पर बेबी जो है डेवलप होता है। कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है। ओविडक्ट बराबर फैलोपियन ट्यूब फीमेल, वास डेफरेंस मेल में होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इन मेल एंड फीमेल। तो देखिए ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे कि हम पढ़े हैं, जिसमें 23 पेयर्स की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें डीपली तो 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, जहां पर हम XX और XY की बात करते हैं। मेल के अंदर 22 पेयर होंगे प्लस XY, फीमेल के अंदर 22 पेयर होंगे प्लस XX। और गैमिट्स में 23 सिंगल हैप्लॉइड होते हैं और जायगोट में 23 पेयर होते हैं डाइप्लॉइड। तो सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों को बताया मैंने, 23 पेयर होते हैं। बढ़ते हैं 27th क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ अ जीन फॉर द सेम ट्रेट आर देयर इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 2, एक मदर से और एक फादर से। ये जो है डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम ये जो है पेयर में होता है। और अलील्स की बात करें तो सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइट जीन जो है वो एक टॉल अलील होगा और एक शॉर्ट अलील होगा। और मेंडल का आपने वर्क जो है पढ़ाई है, आई होप आप लोगों को याद भी आ रहा होगा, जो कि हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स की बात करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। द हर्बीवोर्स कम एट विच ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल यस बी है, सेकंड। फूड चेन याद रखिए, फर्स्ट लेवल में प्रोड्यूसर्स आते हैं यानी कि प्लांट्स आते हैं। सेकंड लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं यानी कि हर्बीवोर्स आते हैं। थर्ड लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं यानी कि कार्निवोर्स आते हैं। और फोर्थ लेवल पर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं यानी कि टॉप कार्निवर्स आते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि ग्रास को डियर ने खाया और डियर को टाइगर ने खाया। डियर जो है वो एक हर्बीवोर है सेकंड लेवल का, जहां पर 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है लेवल टू लेवल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, नेम 2 आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दो तरीके के आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल दें तो एक होगा आपका एक्वेरियम और दूसरा होगा एग्रीकल्चर फील्ड या क्रॉप फील्ड। कुछ अदर एग्जांपल्स की बात करें तो गार्डन हो सकता है, जू भी हो सकता है, यह पॉन्ड भी हो सकता है जो इंसान के द्वारा बनाया गया हो। नेचुरल इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट, ओशियन और डेजर्ट। और दोनों में डिफरेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल में ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा होता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशंस स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू डैश एटम। तो देखिए यूवी रेडिएशंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करके क्या बनाते हैं, तो बनाते हैं ऑक्सीजन एटम्स यानी कि O। अगर हम बात करें यूवी रेडिएशन की तो वहां पर O2 जो है वो स्प्लिट हो जाता है O+O में यानी कि फ्री ऑक्सीजन एटम्स में। फिर O जो है वो देता है हमें, वो जो O है एक, वो इन्वायरमेंट में जो दो ऑक्सीजन के एटम्स फ्री मूव कर रहे होते हैं उसके साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, ओजोन। ओजोन लेयर बन जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसको ये जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, हार्मफुल यूवी रेज एब्जॉर्ब करता है। और ओजोन डिप्लेशन की भी हम बात करते हैं, जहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इससे ओजोन डिप्लेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है ये पेपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पेपर जो है समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने फाइनली पेपर को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट सेकंड का हर एक क्वेश्चन कवर हो चुका है, चाहे वो फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी सेक्शन की बात करें, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। तो फिजिक्स में बात करें तो मिरर्स, आईज, डिस्पर्जन, एनर्जी सोर्सेज सब बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज एक थंब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिए,
केमिस्ट्री की बात करें जहां पर रिएक्शंस, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं। बायोलॉजी की बात करें तो न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, डिफरेंसेस क्लियर करते हुए चलिए, एग्जाम्पल से कनेक्ट रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ही पेपर्स आप लोग जो है सॉल्व करते रहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पढ़ाई विद गुरु चिल्ला पर नए हैं तो प्लीज गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग जो हैं कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पेपर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हाँ, सक्सीड करिए। जय हिंद, जय भारत। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पढ़ाई विद गुरु चेला, जहां गुरु और चेला साथ बढ़ते हैं।